Hello dear students, myself CS Sumit Goyal. Our today's topic is खिचड़ी अकाउंट। आप कहेंगे बड़े अकाउंट देखे हमने, ये खिचड़ी अकाउंट तो आज तक सुना ही नहीं हमने, ये क्या है? ये जो टॉपिक है +1 +2 ग्रेजुएशन लेवल तक के स्टूडेंट भी क्या है, इस टॉपिक में कंफ्यूज्ड हैं। बुक्स में कुछ पढ़ रहे हैं, इंडिया लेवल की +1 की बुक्स पढ़ा रही हैं, कुछ प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है उससे डिफरेंट चीज जो है आप लोग पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिकली जब कोई स्टूडेंट, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंट्स देखता है कहीं तो कंफ्यूज होता है कि क्या ये हमने पढ़ा ही नहीं। तो वो टॉपिक क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट जो आप पढ़ रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो पढ़ना चाहिए, आप उनकी खिचड़ी बना रहे हैं। +1 +2 ग्रेजुएशन लेवल पे थोड़ा सा अलग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे चले जाएं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या, ये तो हमने देखा ही नहीं। हम उस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या है इस टॉपिक के अंदर। इसकी डिस्कशन अपन डिटेल में करेंगे। देखो, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां से ये सारा खिचड़ी अकाउंट जो है आपको समझ आ जाएगा अच्छे से, ये खिचड़ी अकाउंट क्या है। तो देखें, एक क्वेश्चन से मैं सारा कंसेप्ट क्लियर कर लेता हूं। क्या 31 मार्च 22 को एक ट्रायल बैलेंस है प्रोप्राइटर का, प्रोप्राइटर पार्टनरशिप फर्म ट्रेडिंग अकाउंट P&L बनाए हैं आपने बहुत +1 लेवल से, बीकॉम लेवल में। कंपनी ठीक है, कंपनी तो P&L बनाती है, कोई ट्रेडिंग कोई मैन्युफैक्चरिंग या P&L, डायरेक्ट P&L के फॉर्मेट में सारी फीडिंग होती है, लेकिन प्रोप्राइटर है, फर्म है, वो ट्रेडिंग के फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। तो एक इंफॉर्मेशन स्टडी करो, रॉ मटेरियल गिवन है हमें, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स ओपनिंग 1 अप्रैल 21 का। रॉ मटेरियल आप समझते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि सेमी फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स, और एक है FG फिनिश गुड्स। क्या होता है, एक एग्जांपल लें, सपोज यू आर मैन्युफैक्चरर, आप मैन्युफैक्चरर है तो आपके पास रॉ मटेरियल भी होगा, वर्क इन प्रोग्रेस भी, अक्सर फिनिश गुड्स भी। तो जैसे अगर मैं शुगर मिल की बात कर लूं, आप शुगर मिल चला रहे हैं, तो शुगर मिल में रॉ मटेरियल क्या होता है, शुगर केन, गन्ना, जो फील्ड से आता है, खेतों से आता है, किसान उगाता है, वो रॉ मटेरियल हो गया। जो फिनिश गुड्स है वो क्या होगी, चीनी, शुगर, वो फिनिश गुड्स होगी। जो ना रॉ मटेरियल है ना चीनी है, वो क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि जूस पड़ा है जो साल के एंड में, वो क्या है हमारा, वर्क इन प्रोग्रेस। अगर एक शुगर मिल की बात करें तो 3 तरह का स्टॉक इनके पास यहां पे क्या है, स्टैंड करता है, 3 तरह का स्टॉक, ठीक है। तो आप देखें इसमें ये जो स्टॉक है ओपनिंग 3 तरह का है, रॉ मटेरियल है इसमें, वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश गुड्स है, और परचेज दे रखी है, नेचुरल है कि परचेज रॉ मटेरियल की होगी जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो ओके। हमें कह रहा है वर्क इन प्रोग्रेस 20, फिनिश गुड्स 30 ओपनिंग में, कोल लगा, फैक्ट्री की वेजेस, पावर एंड लाइटिंग, सेल 2 लाख, और नीचे दे रखा है हमें क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का 6,000 रुपीज, ओके, वर्क इन प्रोग्रेस का 9,000 और फिनिश गुड्स यानी चीनी 5,000। अपने को ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, अगर मैं +2 पैटर्न को फॉलो करूं तो आप जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं वो किस तरह से बनाते हैं, मैं थोड़ा उसको फॉलो करता हूं। सबसे पहले आप ओपनिंग स्टॉक कोट करते हैं। जो ओपनिंग स्टॉक है यहां टोटल 60, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश। +1 लेवल ग्रेजुएशन की बुक्स में तो ब्रेकअप तक नहीं होता, क्योंकि वो डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। मैं पहले वही बना रहा हूं जो आपने आज तक बनाया। टोटल गिवन 60 ओपनिंग स्टॉक। परचेज जो मेंशन है हमें वो 1 लाख रुपीज की मेंशन है, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1 लाख मेंशन है। कोयला लगा, कोल, वाटर, ऑयल, ये सब लगा है 10,000 का, ओके। देन आफ्टर हमें कह रहा है फैक्ट्री की वेजेस है, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री की कितनी, 7,000। फिर कह रहा है पावर एंड लाइटिंग है, पावर एंड लाइटिंग वो है 3,000। हमें मेंशन है सेल, जिस सेल्स को हम राइट साइड में कोट करते हैं 2 लाख,
और क्लोजिंग स्टॉक जो है टोटल मेंशन कर देते हैं, जो कि नीचे गिवन है ₹2 लाख। इस तरह से हम अक्सर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते रहे हैं। सॉरी, 20,000 का हमारा जो है ये यहां पे क्लोजिंग स्टॉक है, तो 2,20,000 और इधर भी 220। बैलेंसिंग फिगर आप जीपी जो फाइंड आउट करते हैं, बैलेंसिंग फिगर वो यहां पे 61 लाख और 2180, तो 40,000 आप जीपी फाइंड आउट कर लेते हैं। देख लो अच्छे से, ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है। टोटल ओपनिंग स्टॉक 60,000 का हमने यहां पे कोट कर दिया है 60। परचेज देखो 1 लाख है, तो परचेज हमने यहां पे 1 लाख कोट कर दी है। कोल लगा, फैक्ट्री वेजेस, पावर एंड लाइटिंग 10,073 ये कोट कर दिया है। सेल हमें यहां पे 2 लाख की मेंशन है, तो हमने सेल यहां 2 लाख कोट कर दी। और टोटल हमारा फिनिश गुड्स जो रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक है वो 20,000 है, वो कोट कर दी। बैलेंसिंग फिगर हमारा ये 40,000 जीपी फाइंड आउट हो गया। ये आपने बहुत बार बनाए होंगे, हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस आपने इसके सोल्व किए होंगे, पर कभी आपने सोचा कि ट्रेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, अगर ये ट्रेड है बाय करो और सेल करो। आस पड़ोस में कोई दुकान होती है, वो खरीदता सस्ता है, मान लो 100 रुपए की आइटम खरीदता है और 120 में ये परचेज प्राइस है उसका, और अगर वो 120 में सेल कर देता है तो 20 उसका मार्जिन आ जाता है, माइनस एक्सपेंसिस थोड़ा बहुत जो भी। लेकिन उसके एक्सपेंसिस में आपने कभी देखा, कभी कोल हो, क्या कोयला भी लग सकता है? दुकानदार रिटेलर के यहां मार्केट में चले जाओ, बड़े ट्रेडर मिलेंगे, क्या उनके यहां पे ये कोयला होगा? पानी लगेगा, ऑयल लगेगा? वेजेस फैक्ट्री की कहां? यू आर ट्रेडर, नाम है ट्रेडिंग काउंट। ट्रेडिंग काउंट का मतलब क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। हाउ कैन यू मैन्युफैक्चर गुड्स व्हेन यू आर ट्रेडर? क्या ट्रेडर के यहां पार का हैवी बिल आ सकता है? नहीं। तो फिर ये ट्रेडिंग काउंट में चीजें क्यों लिखते रहते हैं आप? +1 लेवल, +2 लेवल, ये क्यों कोट करते रहते हैं ट्रेडिंग काउंट के अंदर? ट्रेडिंग मींस बाइंग एंड सेलिंग। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है उसके पास नहीं होता, वो सोचता है कि क्या हमने इनकम्प्लीट पढ़ा। तो उसको क्लियर करने के लिए हमने आज की ये खिचड़ी वीडियो बनाई है, खिचड़ी काउंट। एक्चुअल में खिचड़ी अकाउंट ये वाला अकाउंट ही है हमारा, खिचड़ी अकाउंट ये है। ये आपने क्या किया, आपने ये ट्रेडिंग काउंट नहीं, आपने 2 अकाउंट की खिचड़ी बना दी है। ये जो ट्रेडिंग काउंट है ये ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की खिचड़ी बना दी है आपने। इनकी खिचड़ी, खिचड़ी समझते हैं ना भैया, दाल भी डालो, जो भी कुछ है इकट्ठा करो, बचा हुआ डालो और खिचड़ी बनाओ। तो वो खिचड़ी ही आप बना रहे हैं। सही कंसेप्ट क्या है उसकी डिस्कशन अपा भी करने जा रहे हैं, कैसे ये होना चाहिए रियल के अंदर उसकी। तो इंफॉर्मेशन यही है, पर आप इसको फीड किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। आपको बनाना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। व्हेन यू आर मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आपको ओपनिंग स्टॉक लिखना चाहिए रॉ मटेरियल का और वर्क इन प्रोग्रेस का। यहां से देखो तो रॉ मटेरियल का 10 है और 20 किसका है? वर्क इन प्रोग्रेस का है। 10 और 20 ये दोनों मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आना चाहिए। 10,000 एंड 20,000, टोटल कितना? 30। क्योंकि फिनिश गुड्स थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, फैक्ट्री का फिनिश गुड्स को इनपुट डालेगी नहीं। फिनिश गुड्स तो बिकने के लिए कहां जाएगा? वेयर हाउस में, शॉप पे, जहां से आप बेचोगे। तो यहां पे 2 टाइप का स्टॉक आएगा, फिनिश गुड्स चीनी नहीं। और आएगी परचेज, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि इस क्वेश्चन में 1 लाख रुपीस की थी। ओके, आप इसमें डालो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस
जो आप बात कर रहे थे, ये कोल, ये फैक्ट्री की वेजेस और ये पार, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं 10,000, 7,000, ये सारे अकाउंट जो हैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं। क्या क्या आप डालो, कोल, वाटर, ऑयल, ये सब कितने रुपए का है? 10,000। आप लिखो इधर क्या, वेजेस कितने रुपए की है? 7,000। आप लिखो यहां पे क्या, जो पावर एंड लाइटिंग का बिल है, पावर एंड लाइटिंग 3,000। ये माल की मैन्युफैक्चरिंग के खर्च हैं, तो ये कौन से अकाउंट में कोट कर दिए गए? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। कोयला आ गया, मैन्युफैक्चरिंग में वेजेस आ गई, पावर एंड लाइटिंग आ गई, क्योंकि ये तो फैक्ट्री की एक्सपेंसेस हैं। ओके, उसके बाद आपने यहां लिखना है क्लोजिंग स्टॉक, वो रॉ मटेरियल का और वर्क इन प्रोग्रेस का। फिनिश का तो कहां जाएगा? ट्रेडिंग में बेचने के लिए। तो आप देखो यहां पे रॉ मटेरियल जो है वो हमारे पास 6,000 का है, क्लोजिंग में रॉ मटेरियल 6 और वर्क इन प्रोग्रेस कितना है? 9। तो आप यहां पे कोट करेंगे रॉ मटेरियल 6 और 9 का वर्क इन प्रोग्रेस। टोटल कितने रुपए? 15। तो आप देखेंगे यहां पे अपने पास लेफ्ट साइड का टोटल 130, 150 आ रहा है, इधर भी कितना? 150। ओके, 150, ठीक है। तो ये जो बैलेंसिंग 135 की फिगर है, ये क्या है? ये बाय ट्रेडिंग अकाउंट में जो फिगर जाएगी वो है क्या? 135 कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बैलेंसिंग फिगर में आ गई 135। ये जो चीनी तैयार हुई, आपने ओपनिंग में क्या डाला? आपने ओपनिंग रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस 30 कोट किया। आपने परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गन्ना और डाला 1 लाख, उसमें ये कोयला लगाया, वेजेस लगाई और ये पार मैन्युफैक्चरिंग के खर्च, उसमें से 15 बचा पड़ा है। तो बैलेंसिंग फिगर ये 135 क्या रहा? हमारी जो चीनी तैयार हो गई, रॉ मटेरियल डाला और गन्ना और मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे फैक्ट्री के, बचा हुआ लेस कर दें तो कितने रुपए की मैन्युफैक्चरिंग होगी चीनी की? ये शुगर है, शुगर मैन्युफैक्चर होगी, जिसे आप फिनिश गुड्स कहते हैं। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर। लो, फिनिश गुड्स तैयार हो गया, चीनी तैयार हो गई है। अब ये बिकने के लिए कौन से अकाउंट में जाएगी? वेयर हाउस यानी शॉप में। तो आप कौन सा अकाउंट बनाएंगे? आप बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें आप देखेंगे कि अपने पास ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स यानी चीनी का कितना है, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास चीनी का कितना है। आप अगर स्टॉक देखो तो इस ट्रायल बैलेंस के अंदर ओपनिंग स्टॉक की बात करें तो फिनिश गुड्स का कितने रुपए का ओपनिंग? 60, और क्लोजिंग की बात करें तो वो 5,000 का स्टॉक है। तो आप यहां पे जो ओपनिंग स्टॉक है वो कोट करेंगे, ओपनिंग स्टॉक 30,000 का, ओके, और क्लोजिंग फिनिश गुड्स 5,000, ठीक है। अब जो चीनी तैयार हुई है वो हमारी कितने रुपए की? 135 की। यहां पे आ जाएगी क्या? टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो चीनी तैयार होके आ गई 135 की आ गई, एक 35 की चीनी और तैयार हो गई, और पहले अपने पास पड़ी थी कितने की? 30 की। तो 165 में से 5 की बची पड़ी है, 30 ओपनिंग फिनिश गुड्स था और 135 और तैयार होगी, कितनी होगी? 165। उसमें से क्लोजिंग 5 की बची पड़ी है ये, तो 160 का सामान कहां गया? सीजीएस। कॉस्ट 160 का सामान जो है वो अपना 160 ये आ गया सीजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हमें जो क्वेश्चन में सेल गिवन है वो सेल हमें यहां पे मेंशन है 2 लाख रुपीस की। तो आपने जो बेचा वो कितने का बेच दिया? आपने जो सामान बेच दिया वो 160 वाला आपने बेच दिया। 30 ओपनिंग था और 135 और आपने बनाया, 5 क्लोजिंग, तो 160 का कॉस्ट वाला आपने बेच दिया। कितने में बेच दिया आपने? बाय सेल्स।
आपने 2 लाख में। तो आप देखो कि 160 वाला सेल आपने 2 लाख में कर दिया है, सेल आपने 2 लाख, तो आपको यहां से 160 सेल 140, तो प्रॉफिट जीपी कितना यहां से रहा आपका, जीपी 40,000 का आ गया है यहां से। बोलो कोई डाउट इसमें? तो आप देखेंगे यहां पे 2,05,000 हमारा टोटल है, 2,05,000। तो आप देखेंगे जीपी कैरी डाउन, यहां पे जो जीपी बैलेंसिंग फिगर आया है वो 40,000 का आ गया। तो सही में सही जो है वो यही है जो प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखने को मिलता है कि आपने पहले मैन्युफैक्चरिंग काउंट से कितना सामान बना 135 वो फाइंड आउट किया, उसे आपने शिफ्ट किया कहां पे, उसे आपने शिफ्ट किया मैन्युफैक्चरिंग काउंट से ट्रेडिंग में, ओपनिंग फिनिश गुड्स लिखा 30, तो 165,000 में एक 5 का क्लोजिंग लेस करके 160 वाला बेचा, तो आपने सेल कर दिया 2 लाख में, तो प्रॉफिट कितना आ गया जीपी 40। आप प्रैक्टिकल लाइफ में किसी ब्रिक किलन का या किसी भी मैन्युफैक्चरर के अकाउंट देखोगे तो आपको ये मैन्युफैक्चरिंग काउंट और ये ट्रेडिंग काउंट सेपरेटली बने दिखेंगे, देन आफ्टर P&L बनेगा। ये सही पोजीशन क्लियर करता है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग काउंट में ही आएंगे ना ये जो खर्चे हैं, कोयला, वेजीज, पावर, लाइटिंग, ऐसा। लेकिन आप जो +2 लेवल +1 लेवल में पढ़ रहे हैं, जो बुक्स आपको पढ़ा रही हैं, बुक्स में ही ऐसा है, आपको खिचड़ी बनी मिलती है, ट्रेडिंग में ही चलने दो, ब्रेकअप है ही नहीं रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस का, सारा ओपनिंग में, परचेज मटेरियल की चीज पार सब इधर। कब से आने लगा कोल, कोयला लगेगा, डीजल लगेगा, क्या वेजेस लगेगी? नहीं, से तैयार होके ये 135 का यहां शिफ्ट हो गया। ठीक, इस सामान में से कुछ बेच दिया और कुछ आपके पास क्या पड़ा है, क्लोजिंग 160 वाला बेच दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 160, 2 लाख में बेच दिया 40। तो ये दो काउंट प्रैक्टिकल लाइफ में बने मिलते हैं स्टूडेंट्स को। वो मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा नहीं होता उसने, वो सोचता है कि मैंने तो ये किया ही नहीं, शायद ये आउट ऑफ सिलेबस है। नॉलेज तो होनी चाहिए। ट्रेडिंग काउंट का मीनिंग तो सेल एंड परचेज होता है, जो बस ओपनिंग फिनिश गुड्स होता है ट्रेडर का, रेडीमेड परचेज करता है, वो मैन्युफैक्चर नहीं करता, वो परचेज ऑफ फिनिश गुड्स ही करता है, ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश ही होता है, पर उसके कॉल वेजेस पार नहीं होते। कैसे होंगे कॉल ये पार? होते ही नहीं ट्रेडर के। तो ये आप ट्रेडिंग कम मैन्युफैक्चरिंग खिचड़ी बनाते हैं। बहुत टाइम पहले क्योंकि अकाउंटेंट लोगों के पास होते नहीं थे तो वो दो अकाउंट से बचने के लिए वो क्या करते थे, ट्रेडिंग में ही सब इंसर्ट कर देते थे, ये कॉल वेजेस पार। तो दैट्स वाई वो ट्रेडिंग कम मैन्युफैक्चरिंग की खिचड़ी बनाते थे। तो हमारा टॉपिक खिचड़ी अकाउंट जो बना, इसी वजह से दोनों मिक्स। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का क्या रोल है, ट्रेडिंग का क्या है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये वही अकाउंट बनता है जो आप +2 लेवल में पढ़ते रहे। ये बनने चाहिए थे ये वाले दो अकाउंट, ठीक है, आपके ये दो अकाउंट बनने चाहिए थे, आप एक बना रहे हैं। क्लियर हुआ? क्या था ये मिक्स खिचड़ी अकाउंट? बड़े बच्चे इसको गलत ही पढ़ते रहते हैं। चलो, एक क्वेश्चन ये भी कईयों के माइंड में आ रहा होगा कि सर ये पावर एंड लाइटिंग है, पावर एंड लाइटिंग का जो बिल है आपने ये क्या है ट्रेडिंग में या मैन्युफैक्चरिंग में लिखा है, तो वो टॉपिक भी आप अच्छे से पढ़ते हैं। पावर एंड लाइटिंग या लाइटिंग एंड पावर, ये स्टूडेंट क्रैम कर लेता है कि भैया ये तो आना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और ये इनडायरेक्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ये क्रैम कर लेता है। जबकि इंग्लिश की लैंग्वेज में पावर एंड लाइटिंग या लाइटिंग एंड पावर तो सेम थिंग है। तो क्या फर्क है इन दोनों में? देखो, पावर पहले है तो डायरेक्ट मानते हुए आप ट्रीट कर लेते थे और लाइटिंग पहले है तो P&L में ले जाते थे इनडायरेक्ट। फर्क है ऐसा है, अगर सेपरेट मीटर है, सेपरेट इलेक्ट्रिसिटी मीटर, फिर तो आपका पावर का मीटर फैक्ट्री का अलग बन जाएगा और लाइटिंग जो ऑफिशियल यूज होती है वो ऑफिस का लाइटिंग, ऑफिस से रिलेटेड, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में सेपरेटली लिख दिया जाएगा। फिर तो मीटर पे बिल अलग आ जाएगा, फैक्ट्री का अलग मीटर और ऑफिस का अलग। अगर वो नॉट सेपरेट, अगर वो मीटर सेपरेट नहीं है इलेक्ट्रिसिटी मीटर, तो उस केस में बिल तो कंबाइन आ रहा है, फैक्ट्री प्लस ऑफिस, बिल इकट्ठा है।
मान लो टोटल 70,000 का बिल आ गया, तो आपको क्या पता कितना फैक्ट्री का कितना ऑफिस। तो आप डोमिनेंट पोजीशन देखो, डोमिनेंट पोजीशन क्या है, डोमिनेंस के बेस पे आप डिसाइड कर लो कि अगर आपको लगता है कि मोस्ट ऑफ द बिल फैक्ट्री का है, ज्यादा हैवी मशीनें वहां लगी हुई हैं, तो आप ये सारे को 70 के 70 को क्या मान लो, डायरेक्ट एक्सपेंसिव, मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपेंसिव। अगर आपको डोमिनेंट पोजीशन लगती है कि ऑफिशियल खर्चा है, ऑफिस के एक्सपेंसेस ज्यादा है, फैक्ट्री में तो नेग्लिजिबल खर्चे हैं, तो सारा का सारा आप क्या मान लेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रीट कर लेंगे। ये इसके पीछे स्टोरी है। आप कहोगे नहीं साहब फैक्ट्री में मशीनें हैवी होती है तो यही मान लेना चाहिए। नो, मान लो आपकी प्रिंटिंग प्रेस है जिसमें एक मशीन लगी है, बस प्रिंट करती है, मेन काम डिजाइनिंग, ऑर्डर बुक करना, और ये सारा जो डिपार्टमेंट है ऑफिस का बड़ा है जहां स्टाफ बैठा है, उसका खर्चा ज्यादा है, बिजली का एसी चल रही है, लाइट्स वगैरह। फैक्ट्री में तो एक मशीन है, उसका एक्सपेंडिचर ज्यादा नहीं, पर मीटर एक है, सेपरेट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग जहां प्रेस लगी है, तो आपका उसमें ज्यादा क्या है, डोमिनेंस देखो, तो लगता है जी ऑफिशियल ज्यादा है, तो आप सारे कोई क्या मान लो, इनडायरेक्ट। सब्सटेंशियलिटी देखो ज्यादा वो है। अगर लगता नहीं नहीं फैक्ट्री का ज्यादा, ऑफिशियल इतना ज्यादा नहीं, तो सारे को आप किस कैटेगरी में कवर कर लोगे, सारे को आप कवर कर लोगे फैक्ट्री के खर्चे मानते हुए डायरेक्ट एक्सपेंसिव में। सेम यही स्टोरी होती है जब आप सैलरी एंड वेजेस की बात करते हैं, या वेजेस एंड सैलरी। ऑफिस में जो स्टाफ काम करता है उनकी क्या होती है, सैलरी, और जो फैक्ट्री की लेबर है, फैक्ट्री के अंदर काम करती है, फैक्ट्री के लेबरर है, वर्कर हैं, उनको वेजेस। ये ऑफिस के जो वर्कर हैं उनकी सैलरी। अब एक बंदा रखा गया है 4 आवर फैक्ट्री में, 4 आवर ऑफिस में काम करता है, फिक्स है, उसकी टोटल जो पेमेंट है आप 80,000 देते हो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आप 40,000 को सैलरी का नाम दे दो, 40 को क्या नाम दे दो, 40 को आप वेजेस का नाम दे दोगे, यही करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 40-40। लेकिन मैं कहता हूं कि भैया सेपरेबल नहीं है, सेपरेबल नहीं, वो कोई फिक्स नहीं है, उसका वर्किंग जो है, वर्किंग इन फैक्ट्री एंड ऑफिस नॉट सर्टेन, वो सर्टेन नहीं है। कभी वो फैक्ट्री में आवाज लगा ली वहां काम करता है, कभी ऑफिस में बुला लिया तो वहां काम करता है, सर्टेनिटी नहीं है वहां। उस केस में उसकी पे को कैसे बांटे, तो डोमिनेंट देखो, डोमिनेंट पोजीशन क्या है, आप देखो अगर मोस्टली वो फैक्ट्री में काम करता है तो उसको नाम दे दिया गया वेजेस एंड सैलरी। अगर मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम he works in factory, अगर वो मोस्टली फैक्ट्री में काम करता है तो उसकी तनख्वाह पूरी की पूरी आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस मानते हुए मैन्युफैक्चरिंग काउंट या ट्रेडिंग, जो भी खिचड़ी बनाते हैं तो ट्रेडिंग, वरना तो ये मैन्युफैक्चरिंग काउंट में आएगा। और अगर पता लगता है मोस्टली वो काम करता है कहां, ऑफिस में, मोस्टली वर्क इन ऑफिस, अगर वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफिस में काम करता है तो उस सिचुएशन में आप इसे सैलरी वेजेस कहते हुए सारे को क्या मान लेते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसिव, इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव, आप उस सारे को इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव मान लेते हैं। ठीक, तो आप देखो कि ये बेसिक डिफरेंस है, वरना स्टूडेंट तो क्रैमिंग करते हैं। स्टूडेंट कैसे क्रैम करता है, आप लोगों में से कईयों ने की होगी कि भैया वेजेस एंड सैलरी लिखा है तो डायरेक्ट एक्सपेंसिव, सैलरी एंड वेजेस लिखा है तो इनडायरेक्ट। रीजन पता नहीं, इंग्लिश की सेंस तो दोनों की क्या है, सेम ही है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, वरना आप जैसे जैसे आगे की क्लासेस में आते हैं या सीए करते हैं या अकाउंटेंट का जॉब करते हैं तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। आपको वहां मैन्युफैक्चरिंग भी पढ़ना पड़ेगा, ट्रेडिंग भी, खिचड़ी काउंट वहां नहीं चलेगा। तो इस तरह के टॉपिक के साथ हम आते रहेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।